नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल शंभू के तीर में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने सुबह लिखा था, आज का विषय है आफ्टर कोविड इफेक्ट। देखिए, हम सब जानते हैं 2 साल हमारे देश में कोविड चला। हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में चला। पूरी दुनिया भर से एक दौर ऐसा भी आया जब कहीं से आवाजाही बंद थी, ना कोई जा सकता था ना आ सकता था। फिर वह दौर भी आया जब लोग आने जाने लगे, सड़क पे भीड़ भी बढ़ने लगी, बहुत कुछ माहौल भी बदला। लेकिन अचानक फिर दूसरा दौर आ गया। इसी देश में, हमारे हिंदुस्तान में ही लगभग सारे प्रदेशों में हाल ये था कि लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थी। बीमार और उनके परिजन रो रहे थे, इलाज करने वाला नहीं था। कई जगह ये भी आया कि कई बुजुर्ग बेचारे नहीं रहे, उनकी लाश को फूंकने वाला भी कोई नहीं था, दफनाने वाला भी कोई नहीं था। उनके परिजन घर से निकलकर भाग गए। ये तो हुआ जो कोविड में काल कवलित हुए। अब जो कोविड से के बाद बचे, उनके बाद अभी एक मैंने अमेरिकन जर्नल में भी रिपोर्ट पढ़ी थी, मेडिकल जर्नल में, कि लोगों को बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो जाने का खतरा है। जैसे उनके लंग्स खराब हो सकते हैं, उनके हार्ट पर दबाव बनेगा, उनको निमोनिया का खतरा हरदम बने रहेगा, उनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। यानी वो स्वस्थ वो भी नहीं रहेंगे। कोई भी बीमारी आप मान के चलो हमारे सेल्स को मारती है, आज नहीं तो कल उसका इफेक्ट पड़ता है और भयानक पड़ता है। हम फिर एक बार फिर कोविड को लेकर के एक चर्चा जारी है और ये कहा जा रहा है कि फिर कोविड आएगा ओमिक्रॉन के नाम से। लेकिन जहां तक महामारियों का इतिहास है जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम पाते हैं कोई भी महामारी, उसका पहला दौर अफरा तफरी मचा देता, अचानक आती है। किसी भी सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं होते हैं और वो अपना प्रभाव डाल के चली जाती है। लेकिन उसके बाद फिर लापरवाही लोग बरतने लगते हैं, सरकार भी लापरवाह हो जाती है। उसका जो दूसरा दौर होता है वो तो बहुत ही मारक होता है। हजारों लाखों लोग मरते हैं। हिंदुस्तान में भी मरे, उत्तर प्रदेश में मरे, गंगा नदी में लाशें बहा दी गई क्योंकि उनको ना तो जलाने के लिए घाट खाली थे और ना उनके परिजन उपलब्ध थे। कौन उनके अंतिम संस्कार करे, इसलिए उन्हें बहा दिया गया या रेत में गाड़ दिया गया। उसके बाद अब खतरा है, दूसरी दौर खत्म हो गया क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लग गया, बहुत सारे लोगों का शरीर भी आदी हो गया। अब जो खतरा है तीसरे दौर का, जिसे ओमिक्रॉन कहा गया है। पर जो इतिहास है हमारे पास उपलब्ध है इसके पहले की बीमारियों का, उसमें यही बताया जाता है कि पहला और दूसरा दौर तो भयानक होता है, फिर तीसरे दौर में वो बीमारी मारक उतनी नहीं रहती। उसकी वजह है क्योंकि हमारा शरीर बीमारी का अभ्यस्त हो जाता है। जैसे याद करिए 96 में जब डेंगू पहली बार भारत में आया तो कितना हाहाकार मच गया था। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो लोगों का शरीर उसका आदी होने लगा और वो अब एक सामान्य बुखार बन के रह गया है। डेंगू से प्लेटलेट्स कम होती हैं, लोग उसके उपाय भी तोड़ भी निकाल लिए गए हैं, डेंगू की दवाई आ गई हैं। उसी तरह कोविड की दवाएं भी आ गई हैं, इंजेक्शन लगे हैं और भी बहुत सारे इलाज तलाश लिए गए हैं, व्यवस्थाएं भी कुछ हद तक कर ली गई हैं। तो उससे लगता नहीं है कि तीसरा दौर जो आ रहा है ओमिक्रॉन के नाम से बहुत भयानक होगा। उल्टे अब लोग मास्क लगाना भी बंद कर देते हैं क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो मास्क से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मास्क लगाने बंद हो गए हैं। इसका मतलब लोगों का शरीर भी आदी हो गया। और हो सकता है कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाए कि कोविड हर साल आए चला जाए, यानी हमारा जैसे वायरल बुखार आता है चला जाता है, मलेरिया आता है चला जाता है, इसी तरह का हाल हो जाएगा। एक विशेष मौसम में हो सकता है अप्रैल में कोविड आए फिर चला जाए, इसी तरह की स्थितियां होगी जैसे कि हम पिछले 2 वर्षों से तो देख ही रहे हैं। लेकिन कोविड ने जो एक मार भयानक दी है, आर्थिक व्यवस्था को तो चौपट किया ही है,
ये जो घरों में बैठे वाले लोग थे उनको चौपट कर दिया। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर जो अत्याचार हुआ है, अगर ऑफिस में एक समान दूरी बनाकर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर के सुचारू रूप से काम चलाते रहते, सरकार दबाव डालती, तो शायद ऐसा ना होता। वर्क फ्रॉम होम में हुआ ये कि अब आज के जमाने में अधिकतर शहरी लोगों के पास 2 बेडरूम फ्लैट्स होते हैं, जिसमें से पति पत्नी हो गए, ज़्यादातर दोनों जॉब करते हैं, दोनों वर्क फ्रॉम होम होंगे। बच्चे होंगे जो पढ़ते भी हैं, वो दोनों भी वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही हैं। अब सबकी क्लासेस, सबके ऑफिस लगभग एक ही समय पे शुरू होते हैं। 2 बेडरूम है, जाहिर है ड्राइंग रूम की कोई गुंजाइश नहीं है, तो कोई बेड पे बैठा हुआ है, तो कोई डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है, तो कोई सोफे पे बैठा हुआ है, तो कोई दीवान पे बैठा हुआ है। इस तरह से पढ़ाई लिखाई हो रही है। अब उससे क्या हुआ है, सुबह लोग जो सुबह उठ करके वॉक करना या फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, शेविंग करना आदि आदि, वो सब बंद कर दिए गए। लोग उठते हैं आराम से 9 बजे और बस शर्ट बदली और बाल संवारे, बैठ गए, लैपटॉप लेकर, कंप्यूटर लेके, शुरू हो गया ऑफिस। कुछ अटेंडेंस लगाई, उसके बाद बीच बीच में वो उसी लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए उससे स्किप भी करने लगते हैं। फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मगन हो गए, उस पर आदान प्रदान चलने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काम करने का वो जो इच्छा शक्ति होती थी कि हम ऑफिस जा रहे हैं, हम लोगों से रूबरू मिलेंगे, वो खत्म हो गई है। लोगों का लोगों से डायलॉग नहीं रहा है। बच्चे कैसे हो गए, बच्चे बिल्कुल घर में बैठ करके, बच्चे भी यही कर रहे हैं, वो भी, उनका भी मन नहीं लगता। मैंने खुद पाया है कि ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज की पढ़ाई में बड़ा फर्क है। ऑफलाइन में टीचर जब ब्लैक बोर्ड में कोई मैथ्स का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई चीज बताता है, लिखकर समझाता है, तो समझ में आता है। जब वो उसके प्रैक्टिकल परीक्षा में बताता है कैसे कोई चीज सिद्ध की जाए, तो पता चलता है। लेकिन अब क्या चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेज में बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने को फट से अपना वॉइस बंद कर दिया और बात करने लगे, स्पीकर ऑफ कर दिया। तो ऐसे में कहाँ पढ़ाई हो रही है। अब जब पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन बच्चे खूब सोते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो 8:30 की क्लास है और वो 8 बजे 8:15 भी उठ जाएंगे तो क्या दिक्कत है, बिस्तर पे तो बैठ जाना है। तो वो जो सुबह के कार्यक्रम थे वो बंद हो गए। उनका दौड़ना, उनका उतरना, उनका बाहर जाना, उनका खेलना कूदना सब बंद हो गया और वो फेसबुक या ट्विटर में मगन हो गए। आज पढ़ाई कम हो रही है, दूसरी चीजों में ज्यादा मगन हो गए। अब जब ऊंची क्लास में होते हैं, अचानक पढ़ाई का जोर पड़ता है, तो सब कुछ हाथ के कहना चाहिए, तोते उड़ जाते हैं। अब क्या करें। हमने एक बच्चे को देखा, जो मैंने जब उसको पहली बार देखा था तो वो 8th क्लास में पढ़ रहा था, फिर 9th के दौरान उसका लग गया कोविड। जब फर्स्ट क्या सेकेंड कोविड थोड़ा हल्का हुआ, तो एक दिन वो वॉक कर रहा था, खेलने के लिए उतर रहा था जीने से और नीचे जा रहा था, तो मैंने देखा उसके टांगों में हल्का सा लंग है। मैंने उसके पेरेंट्स से भी कहा, इसको दिखाओ क्यों लंग आ गया इतनी जल्दी। इस बच्चे की उम्र मुश्किल से 15-16 साल की है, इसको लंग क्यों आ रहा है, इतनी जल्दी तो नहीं आना चाहिए। मैं पहले इसको देखता था, खूब खेलता कूदता था। तो इसकी वजह ये रही कि भाई वो घर में बैठे रहे, निकले ही नहीं। 2 साल तक कोई बच्चा जब उकड़ू बैठ करके सिर्फ लैपटॉप पे लगा रहेगा या फेसबुक पे लगा रहेगा या दूसरे चीज़ों पे लगा रहेगा, तो क्या करेगा जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। उसी तरह जो बुजुर्ग हैं, जिनको मान लीजिए गठिया की बीमारी थी, कुछ हड्डियों की थी, हड्डियां जकड़ गई, जो पहले निकलते थे वो निकल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया। वो जब सीट से खड़े होते हैं तो कई बार गिर जाते हैं बहुत, यानी हड्डियां इतनी भुरभुरा गई हैं। तो ये इसलिए हुआ, ये ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ था, जो कोरोना से बच गए हैं, लेकिन अब उनमें हड्डियों की बीमारी, रीढ़ की बीमारी, क्योंकि सीधे जो बैठना चाहिए था, जिस तरह ऑफिस था, वो नहीं है। और दूसरे, हम लोग सब इस तरह के मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में जा करके, ऑनलाइन काम भी एक वर्चुअल वर्ल्ड का ही काम है, सबसे कट गए हैं। हमारा डायलॉग नहीं है। हम किसी वर्ग विशेष को किसी चीज़ का जिम्मेदार बना देते हैं, किसी समुदाय विशेष को बना देते हैं, और हमें लगता है अमुक अगर अमुक वर्ग का है, अमुक जाति का है, अमुक धर्म का है, तो गड़बड़ होगा ही। एक कल्पना, एक वर्चुअल वर्ड से उसके बारे में कल्पना करते हैं। ये कल्पना कितनी घातक होती है मित्रों। ये लोगों को लोगों से लड़वा देगी, लोगों को एक नहीं होने देगी।
तो ये है कोरोना, पोस्ट कोरोना इफेक्ट। वो जो इफेक्ट है शारीरिक, जिनको कोरोना हो चुका है उनको तो होगा ही, लेकिन जिनको कोरोना नहीं है वो शारीरिक रूप से तो अशक्त हुए ही हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हुई हैं, मांसपेशियां कमजोर हुई हैं, अस्थमेटिक प्रॉब्लम होने लगी है। बार बार मास्क लगाने के कारण उनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, तो उनकी समस्या दूसरी हो गई। उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टरों का कहना उनको न्यूमोनिया हो सकता है और जल्दी जल्दी हो सकता है, तब तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत हरदम पड़ा करेगी। क्या वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके चलें? ऐसी भयानक स्थितियों में कैसे पार पाया जाएगा, कुछ समझ नहीं पा रहा। सरकार इस तरफ चेत नहीं रहेगी। वो जो बीमार थे उनका तो इलाज एक अलग बात है, लेकिन जो बीमार नहीं है, जो बीमार नहीं हुए, जो कोविड काल से बच गए, उनका क्या होगा? जिनकी हड्डियां इस दौरान कमजोर हुई हैं, जिनमें मानसिक और सामाजिक कमजोरी आई है। मानसिक और शारीरिक रोग को हमारे यहाँ रोग माना ही नहीं आता। मानसिक रोग, घर में अकेले बैठे बैठे एक आदमी इतना ज़्यादा ऑनलाइन रह के बोर हो गया है कि वो वैसे भी अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। और सामाजिक रोग, क्योंकि वो ऑनलाइन रह करके सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में रहा है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या और जो दूसरे इस तरह के हैं व्हाट्सएप वगैरह, उनमें जुटा रहा। जो वहाँ से खबरें आई उन्हीं को सच मानता रहा। कभी उसने जमीन में जाके परीक्षण नहीं किया, लोगों से जाके मिला ही नहीं। उसका निकलना बंद हो गया, उसका खेलना बंद हो गया, उसका डायलॉग बंद हो गया, उसका पारस्परिक संवाद बंद हो गया। तो ये कितनी भीषण संकट आ गया है, इस पर सरकार ने कभी नहीं सोचा। इसके उपाय तलाशने होंगे, वरना हालात बहुत खराब होने वाले हैं मित्रों। इससे ज्यादा भयानक होंगे। अगर सरकार ने अपने स्तर पर इसके उपाय नहीं खोजे तो हो सकता है गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं, लोग लड़ने लगे आपस में। क्योंकि हम अपने पड़ोसी को वर्चुअल वर्ड से जानते हैं, उसके विचारों से नहीं, उसके रूबरू विचारों से नहीं, उसके फेसबुक में डाले गए विचारों से, ट्विटर में डाले गए विचारों से जानते हैं। तो आपस में द्वेष बढ़ता है, दुश्मनी बढ़ती है। तो कैसी स्थितियां होने वाली हैं, ये पूरी दुनिया में होंगी। इसको अगर नहीं रोका गया तो बहुत ही खराब हालात हो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि बच्चों को ऑफलाइन स्कूल फौरन खोले जाएं और दफ्तरों का भी ऑनलाइन काम बंद करा के, या तो उनको एक निर्धारित कोटा दिया जाए। अगर ऑफलाइन आप 8 घंटे करते हैं तो ऑनलाइन 4 घंटे भले करो, भले आपका पैसा कम हो, लेकिन आप जीवन अपना उस तरह जिए जैसा पहले जी रहे थे। तो शायद लोगों का संवाद होगा, डायलॉग बढ़ेगा, तो शायद हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। इस पर सरकार को गौर करना पड़ेगा, आप सबको गौर करना पड़ेगा। तो मित्रों, मैं आज अपनी वार्ता यहीं समाप्त करता हूं। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे, परसों चर्चा करेंगे, उसके बाद भी चर्चा करेंगे। तो अपन मिलते रहेंगे। और मेरे इस जो मेरा YouTube चैनल है शंभू के तीर, इसमें आप सब आते रहें, जुड़ते रहें, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, और इसको नोटिफिकेशन दबाएं, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा रहेगा कि ताकि हम लोग डेली इस तरह से कम बात तो करें। ये थोड़ा सा चूंकि मेरा मूवमेंट एक भी दिन बंद नहीं हुआ, मैं आज बताता हूं 20 मार्च सन 2020 से लेकर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने 6 किलोमीटर वॉक न किया हो। कई बार मैं सोचता हूं इसको 20 मार्च 2020 को हुए अब तक कितने दिन गुजर गए। मेरी ख्याल से कम 600-700 दिन गुजर गए। अगर मैं इतना डेली पैदल 6 किलोमीटर के हिसाब से जोड़ूं तो मैं कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल ही घूम आया। तो ये होना चाहिए। इस तरह से मैं जाता हूं बाहर, लोगों से मिलता हूं, लोगों के बीच में उठता बैठता हूं। ठीक है, मुझे भी डर होता है कोविड का, लेकिन मैं मास्क भी लगाता हूं, नहीं भी लगाता हूं, पर उठता बैठता हूं। मैंने कोई इसके लिए कोई ऐसी दवाएं नहीं खाई कि काढ़ा पिया हो, घोल पिया हो, ये कुछ नहीं किया। बस जब कोविड काल था तब कुछ होम्योपैथी दवाएं जरूर ले लेता था, जो ट्रेडिशनल दवाएं हैं। मैंने कोई काढ़ा वाड़ा नहीं पिया। मैं आंवला जरूर ले लेता हूं, नींबू की चाय पी लेता हूं, और मैंने कुछ भी नहीं किया। और इसी तरह अगर आप लोग अपने पर भरोसा रखेंगे तो हर लड़ाई जीतेंगे। और ये लड़ाई जीतने लिए जरूरी है कि हम लोगों से संवाद करें, तभी कुछ कर पाएंगे। तो मेरे इस शंभू के तीर को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उसका नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद मित्रों, कल फिर मिलेंगे शाम को। हमारा 5 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब आप मिलें। धन्यवाद।